कार्य एवं शक्ति ऊर्जा, इसमें आपका अंदर फ्रिक्शन का भी कंसेप्ट है, मतलब घर्षण का भी कंसेप्ट है। और कायदे में तो मुझे बुक में ऐसे दिया है, कार्य पहले दिया है, फिर घर्षण के बारे में दिया है, फिर ऊर्जा और शक्ति के बारे में दिया है। मतलब पढ़ा ऐसे ही जाता है, वर्क से एनर्जी और फिर पावर दोनों रिलेट होते हैं, लेकिन समझ में आपको तब सबसे ज्यादा आएगा कि घर्षण के जो कंसेप्ट हैं वो सब में लगे हुए हैं। तो इसलिए घर्षण चैप्टर जो है वो घर्षण का जो हिस्सा है इसके अंदर, वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम पावर पढ़ेंगे, फिर एनर्जी पढ़ेंगे, और लास्ट में जाकर एनर्जी पढ़ेंगे, फिर पावर पढ़ेंगे। तो वर्क एंड पहले घर्षण, फिर कार्य, फिर उसके बाद ऊर्जा, और फिर शक्ति। इस ऑर्डर में हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो यूनिट तो 3 है, लेकिन हमारे पास जो कंसेप्ट चलेगा आज की डेट में वो आपका घर्षण होगा। ठीक है ना, इंग्लिश में इसे कहते हैं फ्रिक्शन। इस टॉपिक को डाल लीजिए आप, और मैं इसे केवल समझाऊंगा, क्योंकि देखिए इतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास कि हम उसके नोट्स बनवाएं। तो इसलिए इसमें केवल हम कंसेप्ट्स पे ध्यान देंगे, और आपके सामने बुक रहेगी, आप उसको एक बार उससे पढ़ लें और फिर बाद में उसके नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले डालिए डेफिनेशन। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि घर्षण किसे कहते हैं, परिभाषा क्या है इसकी। तो घर्षण वह बल है, वह बल है जो सापेक्ष गति या दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, सापेक्ष गति का विरोध करता है। बात को समझिए, अगर मैं केवल गति का विरोध कहूं तो ये बहुत आसानी से सबके समझ में आ जाएगा, और छोटी क्लास में यही भी बताया भी जाता है कि फ्रिक्शन जो है मोशन का अपोज करता है। मतलब अगर मान लिया सपोज करिए ये सरफेस है और इसके ऊपर हमने ये ब्लॉक रखा और मैंने इसको इधर चलाने की कोशिश करी, तो फ्रिक्शन इस तरफ लग गया। ये चीज लोअर लेवल पे तो सही हो सकती है, लेकिन हमारे लेवल पे ये थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट्स को और सुधारा जाएगा और मॉडिफाई किया जाएगा। किस तरह से किया जाएगा आप ये देखिए। घर्षण जो है वह बल है जो दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है। सापेक्ष गति से आप मतलब ये समझिए कि इन दोनों के बीच में मोशन क्रिएट हो रहा हो। अब कौन सा मोशन करते हैं, वो चलना स्टार्ट करता है या नीचे वाला चढ़ना स्टार्ट करता है, उससे मतलब नहीं है, वो एक अलग केस है। हमें बस इतना देखना है कि इन दोनों के बीच में अगर सापेक्ष गति हो रही है तो उस सापेक्ष गति का विरोध करने के लिए घर्षण बल लगता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए सपोज करिए, पहला एग्जांपल जो कि सबको समझ में आएगा, यही वाला एग्जांपल। मान लिया मेरे पास कोई सरफेस है और इसके ऊपर ये हमने ब्लॉक रख दिया इसमें, और मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया। तो देखिए ये तो रेस्ट में है, सरफेस रेस्ट में है आपकी, और इसके फोर्स लगाने से क्या होगा, इसमें मोशन जनरेट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सरफेस और ब्लॉक के बीच में एक सापेक्ष गति उत्पन्न हुई। तो फ्रिक्शन का नेचर इस तरह से होगा कि वो इस सापेक्ष गति का विरोध करे। देखिए विरोध करने का मतलब ये नहीं कि आप उसे रोक लेंगे, ठीक है ना। विरोध करने का ये मतलब है उसकी टेंडेंसी ऐसी होगी। तो फ्रिक्शन देखिए इस तरह से इस तरफ लगेगा, ये सरफेस के अलोंग लगता है वैसे, लेकिन उसको क्लियर दिखाने के लिए थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं मैं, अदरवाइज तो ये बिल्कुल सरफेस के अलोंग इस तरह से लग रहा होगा। तो इसलिए वो लाइन उसी से कम मैच कर जाती है, तो थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है। तो ये जो स्मॉल एफ है, देखिए ये इसको धीमा करने की कोशिश करेगा ताकि इनके बीच में जो मोशन हो रहा है उसको जो है हम रोक सकें। रोक ना पाए वो अलग बात है, उसकी कोशिश ये रहेगी कि ये स्पीड, ये जो इनके बीच में मोशन क्रिएट हो रहा है ये रुक जाए, वो सोचेगा ऐसा। ठीक है ना, कर पाए या ना कर पाए वो एक अलग बात है। अब आप देखिए, मान लिया दूसरा केस समझिए, ये केस जो है वो आपके इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देगा। अब हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया, रेस्ट, ये सरफेस रेस्ट में थी और ब्लॉक जो है उसको मूव कराने के लिए हमने फोर्स लगाया। अब हम क्या करते हैं, नीचे वाली जो सरफेस है इसी चीज को मूव करा देते हैं, इस पे फोर्स लगाया, इस पे नहीं लगाया फोर्स मैंने। जैसे मान लिया सपोज करिए ये तो था टेबल के ऊपर बुक रखी थी, आपने बुक को खींचा, यहां पर क्या है, टेबल को ही खींच रहे हैं आप, ठीक है ना। अब टेबल को जब खींचेंगे तो आप देखिए इस बुक पे तो आपने फोर्स नहीं लगाया,
तो इस बुक पे अगर फोर्स नहीं लगाया आपने तो इसका मतलब टेबल आगे जानी चाहिए, बुक वहीं रखी रहनी चाहिए। लेकिन डेली लाइफ में आप क्या देखते हैं, आप टेबल खिसकाओगे तो उसके ऊपर की सारी चीजें भी खिसकने लगती हैं। तो ये कैसे हम समझाएंगे इस चीज को? तो हम ये समझाएंगे कि देखिए ये ब्लॉक रखा था और ये टेबल रखी थी, और जब हमने टेबल को मूव कराने की कोशिश करी तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन जनरेट हुआ। तो इस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन आपका, अगर आप इस फ्रिक्शन को इधर मानते हो तब तो ये सापेक्ष गति और बढ़ने लगेगी। आपका ये टेबल इधर जाने लगेगा और ये उल्टी दिशा में जाने लगे तो सापेक्ष गति बढ़ जाएगी। जैसे एक बाइक इधर से आ रही है और एक बाइक इधर से आ रही है, तो उनके बीच में सापेक्ष गति क्या है, वो बढ़ती चली जाएगी, वो बहुत जल्दी पास आ जाएंगे। इसके विपरीत अगर मान लिया सपोज ओवरटेक करते हैं जब हम, तो एक गाड़ी जा रही है और दूसरी गाड़ी भी फिर ओवरटेक कर रही है, तो स्पीड धीमे धीमे लगता है कि हाँ धीमे धीमे जा रही है वो। एक बस में बैठे आदमी को दूसरे बस वाली, या एक बाइक में बैठे आदमी को दूसरी बाइक जो है थोड़ा सा धीमे धीमे निकलते हुए लगती है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर चलने लगे तो इस रिलेटिव मोशन बढ़ जाएगा। तो उस केस में रिलेटिव मोशन का अपोज करने के लिए फ्रिक्शन जो है वो आपका इसी तरफ काम करेगा। यानी कि इस केस में टेबल के साथ साथ जो आपका ब्लॉक भी चल रहा है या बुक चल रही है साथ में, उसका कारण कौन है, उसका कारण है फ्रिक्शन। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो उस केस में आप अगर टेबल को खींचेंगे नीचे से तो ये ब्लॉक जो है वहीं पे रहेगा और धीरे 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 टेबल आगे चली जाएगी, ब्लॉक वहीं रहेगा और फिर फाइनली वो नीचे गिर जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर हम कहते हैं कि फ्रिक्शन केवल मोशन का अपोज करता है तो ये बात गलत है। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। यहां पर देखिए फ्रिक्शन अब मोशन के अपोजिट था और यहाँ पे मोशन के फेवर में है। तो अगर आपके पास एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि क्या फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है, तो आप कहेंगे नहीं, फ्रिक्शन मोशन की हेल्प भी करता है कभी कभी। तो उसका एग्जाम्पल आप ये देंगे और तो आपके पास मतलब एक नंबर के क्वेश्चन के लायक एक क्वेश्चन ये तैयार हो जाता है यहाँ पे, और आपको डेफिनेशन भी बिल्कुल क्लियर कट हो जाती है कि सापेक्ष वर्ड लगाना कितना जरूरी है। अदरवाइज लोग कहते हैं इससे क्या मतलब है, यही याद कर लो सीधे वर्बल है जो गति का विरोध करे। गति का विरोध हमेशा नहीं करेगा, यहाँ पे वो गति का विरोध कर रहा है लेकिन यहाँ पे वही रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए। अब इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको डेली लाइफ में, आप ऐसी चीज हो सकता है ना समझ पा रहे हो, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप जब बस में खड़े होते हो तो बस में जब खड़े होते हैं तो देखिएगा बस की जो सतह होती है वो बिल्कुल खुरदुरी बनाई जाती है। तो खुरदुरी क्यों बनाई जाती है, देखिए मोशन जो है बस का हो रहा है, आप उस पर चलेंगे साथ साथ, तो इस वजह से जो है वो जो आपके जूते और बस की सरफेस है उसके बीच में जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से आप आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए बस की सतह को थोड़ा सा रफ बनाया जाता है ताकि फ्रिक्शन लगे, और फ्रिक्शन लगने की वजह से जो है वो आप उसके साथ आराम से मूव कर पाए। सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल में क्या है, मेज के ऊपर ब्लॉक रखा है या टेबल के ऊपर ब्लॉक रखा है या किताब रखी है, मैं टेबल को मूव करा रहा हूं, यहाँ पर ब्लॉक मूव करा रहे थे, ठीक है ना, सरफेस टेबल रेस्ट में थी। यहाँ पर क्या है कि आपका जो है वो टेबल मूव हो रही है, ये अभी रेस्ट में है। तो इस केस में देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये मोशन इधर शुरू हुआ तो ब्लॉक, और ब्लॉक जैसे ये है और उसके नीचे सरफेस है तो सरफेस मूव करना स्टार्ट हुई, तो ब्लॉक पीछे की तरफ घिसटना स्टार्ट होगा। अगर आप फ्रिक्शन को पीछे बना लोगे तो वो तो फिर इसको पीछे ले जाने लगेगा और टेबल आगे जाएगी तो रिलेटिव मोशन तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत तेज स्पीड। जैसे बाइक आमने सामने से बाइक आती है ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितनी तेज आती हुई लगती है, उस टाइम पे रिलेटिव मोशन बढ़ जाता है उनके बीच में। तो वैसे ही यहाँ पर आप देखिए आकर के कि इस केस में तो रिलेटिव मोशन बहुत बढ़ जाएगा अगर फ्रिक्शन को आप पीछे लगाओगे। तो इस केस में फ्रिक्शन आगे की तरफ लगता है, यानी कि मोशन के जिस डायरेक्शन में मोशन होना है उस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे। तो फ्रिक्शन ने ऐसा काम किया कि इनके बीच की रिलेटिव मोशन जो है वो खत्म, कम होने की कोशिश हो। ये जैसे मान लिया आगे बढ़ रहा है, टेबल आगे बढ़ रही है, तो अगर ब्लॉक भी आगे बढ़ने लगेगा तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन कम हो जाएगा। वो केस बन जाएगा जैसे बाइक सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड कम लगती है। अब देखिए होता यही है, यही होता भी है कि जैसे जैसे आप टेबल खिसकाओगे बुक भी खिसकती चली जाएगी, तो इनके बुक और टेबल के बीच में रिलेटिव मोशन 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही साथ साथ चलने लगे। दो बाइक वाले साथ साथ जा रहे हैं तो एक दूसरे को रेस्ट में नजर आएंगे वो। तो इसलिए फ्रिक्शन यहाँ पर जो है रिलेटिव मोशन को विरोध कर रहा है और पूरा का पूरा विरोध कर ले रहा है वो बिल्कुल टेब बुक को उसके साथ चलाए दे रहा हो। अब हेडिंग डालिए कॉज ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण के कारण जो है वो दो तरह से दिए जाते हैं, एक होता है ओल्ड कंसेप्ट और एक होता है मॉडर्न कंसेप्ट।
तो मैं आपको बता दूं, ओल्ड कंसेप्ट जो है वो छोटी क्लासेस में भी दिया रहता है, और हमारे पास भी पहले जो आर्टिकल था सिलेबस में 2 साल पहले वो यही था, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। बस तो ओल्ड कंसेप्ट बता के काम खत्म कर दिया जाता था, मॉडर्न कंसेप्ट में कोई जाता ही नहीं था, ठीक है ना। लेकिन अब हमारे पास सिलेबस में मॉडर्न कंसेप्ट ही आ गया है। कहने का मतलब यह है कि अब आपको केवल इतने बताने से काम नहीं चलेगा, वो आपको ये भी बताना पड़ेगा। और आप अगर बुक्स में देखिएगा जाकर के तो मेन आपको यही कंसेप्ट मिलेगा। ये कंसेप्ट जरा सा में क्लियर कर देते हैं। तो पहले हम इसका ओल्ड कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना, मॉडर्न कंसेप्ट बाद में देखेंगे। तो आप हेडिंग डाल दीजिए ओल्ड कंसेप्ट, और जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए जो मैं बता रहा हूं। ना क्लियर हो तो दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सेव हो जाएगा यूट्यूब पे। ओल्ड कंसेप्ट में देखिए क्या होता है कि इसमें ये बताते थे कि एक सरफेस के ऊपर अगर कोई दूसरी सरफेस रखी है, कहते हैं ये टेबल है और इसके ऊपर ये बुक रखी है या एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसमें ये बताया जाता है कि भले ही आपको ऊपर से देखने पर ये टेबल चिकनी लगे और ये बुक की सरफेस भी चिकनी लगे, लेकिन जब आप इस चीज को, इन दोनों के कांटेक्ट को अगर आप माइक्रो मतलब उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे, मैग्नीफाई करके देखेंगे, तो ये आपको इस तरह से नजर आएगा कि नीचे वाली जो सरफेस है उसमें भी थोड़ी सी रफनेस होती है। ये आपकी टेबल हो गई जाकर के, जो कि यहाँ पर ये इस तरह से नीचे बनी थी, और जो ऊपर ये बुक थी इसके अंदर भी क्या होगा, इसकी जो सरफेस नीचे वाली होगी उसमें जो है वो भी उसमें रफनेस होगी। कहने का मतलब है ये भी आपका रफ होगा और ये भी आपका रफ होगा। समझिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ये फिंगर को हम इस तरह कर लें अगर, ठीक है ना, तो ये देखिए उभार और ये गड्ढे, ये उभार ये गड्ढे, ये उभार ये गड्ढे, और ऐसे ही ऊपर वाली सरफेस में भी उभार गड्ढे और ये एक के ऊपर एक ऐसे रखे रहते हैं। तो कहने का मतलब है जो सरफेसेस होती हैं उनमें कुछ तो ये उभार इस टाइप के होते हैं और कुछ जो है वो यहाँ पे गड्ढे होते हैं। उभार को आप प्रोजेक्शंस कह सकते हैं और गड्ढों को आप डिप्रेशंस कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की ये रफ सरफेसेस होती हैं और ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ये रखी रहती हैं। ओल्ड कंसेप्ट में ये समझा जाता था। अब क्या होता है कि जब हम इनको ये रखें ऊपर, तो कुछ प्रोजेक्शंस ऊपर वाली सरफेस के, कुछ प्रोजेक्शंस नीचे वाले के कुछ डिप्रेशंस में फंस जाते हैं। मतलब जैसे आपने ये रखा इसके ऊपर, तो हो सकता है 50%, 60%, 40% उन ऊपर वालों के प्रोजेक्शन और नीचे वालों के डिप्रेशंस में, गहराइयों में ये एक अंदर एक फंस जाते हैं। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ओल्ड कंसेप्ट में ये बताया गया कि प्रोजेक्शन एंड डिप्रेशन होते हैं सरफेस पे, ठीक है ना। इन प्रोजेक्शंस और डिप्रेशंस की वजह से ये एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं, एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं। फंस जाने को हम कहेंगे इंटरलॉकिंग हो जाती है, इंटरलॉकिंग हो जाती है। अब इंटरलॉकिंग होने की वजह से क्या है, जब आप इसको चलाना स्टार्ट करेंगे, तो चलाना स्टार्ट करने पे क्या होता है, ये जो प्रोजेक्शन और डिप्रेशन फंसे हैं ये चलने में आपके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, मतलब रोकने की कोशिश करेंगे, नहीं चलने देना चाहेंगे। इन इंटरलॉकिंग की वजह से जब हम मोशन में लाते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उस केस में क्या होता है कि वो ऑब्स्ट्रक्शन लगाता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है चलने में, यानी कि अवरोध पैदा करता है, और इसी अवरोध की वजह से आपका घर्षण बल जनरेट होता है, और यही घर्षण बल के उत्पत्ति का कारण है। मैं एक बार और बताता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए इसमें क्या है कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं, जैसे ये मान लिया नॉर्मली हमने टेबल के ऊपर ब्लॉक रख दिया, तो वास्तव में जो इनकी सतहें होती हैं वो सतहें रुक्ष होती हैं। रुक्ष मतलब होता है रूखा, रूखा मतलब होता है खुरदुरा। जैसे जाड़ों में नहीं कहते स्किन वो हो जाती है खुरदुरी, रफ हो जाती है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि हम उसके ऊपर अगर इस तरह नाखून से लिखें तो लिख भी सकते हैं। तो रुक्ष का मतलब जो है वो रूखा या खुरदुरा होता है। तो ये खुरदुरे होते हैं, मतलब इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर आपके प्रोजेक्शंस और डिप्रेशंस होते हैं, ठीक है ना। ये नीचे वाली सरफेस में भी और ऊपर वाली सरफेस में भी। अब होता क्या है कि ये प्रोजेक्शंस और डिप्रेशन जो हैं वो एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं, मतलब ये इंटरलॉक्ड हो जाते हैं। इंटरलॉकिंग की वजह से जब हम इनको मूव कराना स्टार्ट करते हैं, तो ये एकदम से मूव नहीं करते,
देखिए क्या होगा, ये जैसे मान लिया मैं डिटेल में इसको भी और मैग्नीफाई करके बनाऊं, तो देखिए इस गड्ढे के अंदर और ऊपर वाले का जो है वो मान लिया प्रोजेक्शन ऐसे फंस गया करके। तो जब मैं इसको चलाना स्टार्ट करूंगा ऊपर वाले को, तो पहले मुझे इसको ओवरकम करके चलना पड़ेगा ना। ये जो अटक रहा है नीचे, ये प्रॉब्लम करेगा इसको चलने में। तो या तो आप इतनी ताकत लगाओ कि ये इसके ऊपर चढ़ करके जो रिएक्शन लग रहा है उसको ओवरकम करके चला जाए, या फिर ऐसा हो कि ये टूट जाए अंदर ही, बिल्कुल ये टूट जाए और यहीं पर रह जाए और ऊपर वाली सतह चली जाए, या तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें तो ये जो मोशन में इनकी वजह से प्रोजेक्शन और डिप्रेशन जो एक दूसरे के अंदर फंस गए हैं, इसकी वजह से मोशन में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है या जो अवरोध उत्पन्न होता है, वही घर्षण बल के उत्पत्ति का कारण होता है। मुझे बताइए, क्लियर है? देखिए मैं इसके प्रोजेक्शन और डिप्रेशन के कुछ एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे मान लिया है चौक से बोर्ड पर लिखना, बाद में भी आएगा ये, लेकिन अभी यहाँ पे ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। चौक से बोर्ड पर लिखना, ये कैसे पॉसिबल है? तो देखिए जब हमने चौक चौक भी जो है वो रफ होती है, थोड़ी सी खुरदुरी होती है। ब्लैक बोर्ड की सरफेस भी ऐसा पेंट लगाया जाता है उसके ऊपर कि जो जो आपका बिल्कुल चिकना नहीं होता, जैसे और पेंट होता है वैसा नहीं होता ब्लैक बोर्ड। या आपने ग्रीन बोर्ड देखा होगा, ठीक है ना, या ग्लास बोर्ड देखा होगा, इस तरह के बोर्ड्स होते हैं जिनकी सरफेस भी रफ होती है। तो जब हम इसके ऊपर चौक को रखते हैं, तो जैसे ही आपने बोर्ड के ऊपर चौक को रखा, ये चौक है और ये बोर्ड की सतह है, इसको रखा जैसी, तो चौक के उभार जो हैं वो ब्लैक बोर्ड के जो गड्ढे हैं उनमें फंस जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बता रखा है। चौक का उभार ब्लैक बोर्ड के गड्ढों में फंस गया। अब चौक जो है वो इतनी मुलायम होती है, मतलब इतना सॉफ्ट होती है कि जैसे ही आप नीचे इसको चलाएंगे, तो चौक के जो उभार हैं बोर्ड के गड्ढों में फंसते चले जाएंगे और वहीं पे वो टूट टूट के गिरते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे है ना, मैंने कहा था मोशन कराओगे तो या तो ये चढ़ के ऊपर जाएगा या फिर ये टूट के यहीं गिर जाएगा। तो चौक चूंकि सॉफ्ट होती है, इसलिए उसके पार्टिकल्स जो हैं टूट टूट के गड्ढों में गिरते चले जाते हैं और वही वहां पे छूटते चले जाते हैं और वही हमें दिखता है कि हाँ भाई हमने चौक से लिख दिया। तो चौक से बोर्ड पर लिखना ये घर्षण बल का ही एग्जाम्पल है कि डिप्रेशन और प्रोजेक्शन एक में फंसे और फिर उसके बाद वो जो फंसा हुआ पार्ट था वो वहीं पे टूट के रह गया, तो आपने उस चीज उस पे लिख दी। दूसरा एग्जाम्पल आप ये देखिए, घर्षण बल की हेल्प से आप जो है वो बॉल पॉइंट पेन जो होता है, ठीक है ना, बॉल पॉइंट पेन, इससे कैसे लिख सकते हैं? तो बॉल पॉइंट पेन में क्या होता है, उसकी निब जो होती है, रिफिल के आगे जो निब होती है, उस निब के अगले हिस्से में क्या होता है, ये तो इंक भरी है, ये रिफिल है, मैंने मैग्नीफाई करके बना दी, ये इंक भरी हुई है इसके अंदर। निब के अगले हिस्से में एक बॉल पड़ी रहती है, ये आपकी बॉल है, इसीलिए नाम इसका बॉल पॉइंट पेन है, क्योंकि इसके पॉइंट पे एक बॉल लगी होती है। अब क्या होता है, ये जब हम इसको कागज पे चलाते हैं, ये कागज हो गया मान लिया, कागज पे जब हम इस पेन को चलाते हैं तो ये बॉल क्या होती है, रोटेट करती है, और रोटेट करने से क्या होता है, अंदर की जो इंक होती है उसे ये बाहर लाती चली जाती है, और वो जो इंक बाहर आती है वो कागज पे छपती चली जाती है। तो बार बार रोटेट करती जाती है, पीछे से फ्रेश इंक आगे लाती चली जाती है, और वो इंक जो है वो कागज पे लगती चली जाती है। तो इस तरह से हम जो है वो बॉल पॉइंट पेन से लिख पाते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे अगर कागज पे आपने मान लिया सपोज करिए वैक्स लगा दिया या ऑयल लगा दिया, आपने हाथ से तेल वेल लगाया सर में या कुछ करा और वो हाथ से फिर लिखने लगे आप कागज पे, तो पता लगता है कि ये बॉल जो है फिर वो फ्रिक्शन कम हो जाता है और बॉल रोटेट करना बंद कर देती है। तो ऐसे केस में फिर ये पेन सही काम नहीं करता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, फिर यहाँ पे जेल पेन का इस्तेमाल किया जाता है। जेल पेन में क्या होता है, आगे फिर वो स्केच पेन जैसे होता है ना, इसमें जैसे मेरे हाथ में जो ये स्केच पेन है, पीछे इसके एक स्पंज में इंक पड़ी हुई है और आगे जो है वो इंक कंटिन्यूअस चलती हुई चली आ रही है। तो इसके लिए जो है ये कम फ्रिक्शन में भी काम कर जाता है। देखिए यहाँ पे ये बोर्ड है, बिल्कुल इसकी चिकनी सरफेस है, तो यहाँ पर स्केच पेन के कंसेप्ट को यूज करते हैं, यानी कि जेल पेन के कंसेप्ट को यूज करते हैं। फोटो पे साइन करने हैं, पहले अटेस्ट कराई जाती थी, तो फोटो पे भी देखिए बॉल पॉइंट पेन सही काम नहीं करता है, जबकि जेल पेन वहां पे सही काम कर जाता है। तो फिर ये आप कंसेप्ट बदल दिया है उसका, जेल पेन का इस्तेमाल करने लगे हैं ताकि वो चिकनी सतह पे भी चल जाए। अदरवाइज बॉल पॉइंट पेन जो है वो चिकनी सतह पे नहीं चल पाते, क्योंकि उनको ज्यादा फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने ये दो एग्जाम्पल समझाए हैं ताकि आप समझ पाए इस चीज को कि फ्रिक्शन जो है वो किस तरह से प्रोजेक्शन डिप्रेशन काम करते हैं, किस तरह से फिर यहाँ पर उनकी डेली लाइफ में क्या यूटिलाइजेशन है। अब देखिए ओल्ड कंसेप्ट जो है हमारा,
इस ओल्ड कंसेप्ट की लिमिटेशंस क्या हैं, नया कंसेप्ट क्यों लाना पड़ा, लिमिटेशंस। तो ओल्ड कंसेप्ट हमारा सब कुछ समझा देता है, जैसे बॉल पॉइंट पेन, चौक का चलना, सब कुछ समझा दिया इसने, बहुत अच्छा काम करता है, कई बुक्स में यही दिया रहता है, छोटे क्लास में यही समझाया जाता है, लेकिन फिर भी दो चीजें एक्सप्लेन करने में ये बिल्कुल बुरी तरह से फेल हो गया। पहला कंसेप्ट ये है, पहला नियम जो है कि घर्षण बल जो होता है वो आपका क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है, मतलब कितना एरिया कांटेक्ट में आ रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है, आप कई बार बच्चे क्या करते हैं या कई लोग क्या करते हैं, बोर्ड पे जैसे कोई फेस्टिवल हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो उसमें मोटा मोटा चौक से लिखना होता है, तो क्या करते हैं, चौक को ऐसे ना चला के ऐसे चला देते हैं। देखा कभी आपने, जैसे बहुत बड़ा बड़ा लिखना है कि कोई समारोह हो रहा है, तो समारोह लिखना है तो चौक को लेटा के चला देते हैं इस तरह। तो अगर आप एरिया ऑफ कांटेक्ट बदलेंगे, मतलब चौक से वैसे लिख करके लिखें पतला करके, या फिर चौक को चौड़ा करके लिखें, उससे उसके ऊपर छेद घर्षण बल उससे फ्री होता है। तो ये चीज कैसे होती है, क्योंकि हमारा दिमाग तो ये कहेगा ना यहाँ पे कि जब प्रोजेक्शन है और आपका डिप्रेशन से फंसते हैं, इंटरलॉकिंग होती है, तो उससे फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो अगर मान लिया सपोज ज्यादा एरिया कांटेक्ट में अगर आएगा, तो ज्यादा प्रोजेक्शंस और ज्यादा डिप्रेशंस कांटेक्ट में आएंगे, तो उस हिसाब से फ्रिक्शन बढ़ना चाहिए, लेकिन फ्रिक्शन नहीं बढ़ता है, वो क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है। तो ये चीज जो है वो हमारा ये वाला जो ओल्ड कंसेप्ट है बिल्कुल भी नहीं समझा पाया। दूसरी चीज जो ये नहीं समझा पाया, अत्यधिक किस दो सरफेस को मान लिया सपोज करिए बिल्कुल आप स्मूथ कर दीजिए, अत्यधिक चिकनी सतहों पर घर्षण बढ़ जाता है, घर्षण बढ़ जाता है। मतलब कहने का यह है कि जैसे कहा जाता है कि अगर मान लिया सपोज रफनेस है, तो आप सरफेसेस को स्मूथ कर दीजिए, मतलब प्रोजेक्शन डिप्रेशन हटा दीजिए। तो अगर हम मान लिया प्रोजेक्शन और डिप्रेशन हटा करके बिल्कुल चिकनी सरफेस कर दें, तो उन पे घर्षण कम होने की बजाय बहुत बढ़ जाता है। अगर थोड़ा सा चिकना करेंगे तो फ्रिक्शन कम होगा, लेकिन बिल्कुल ही चिकना अगर कर दो बिल्कुल आप, तो उस केस में घर्षण बल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज कैसे होती है, जब हमने प्रोजेक्शन डिप्रेशन बिल्कुल हटा दिए, तो फिर तो बिल्कुल एकदम फ्रिक्शन फ्री हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा कि कांच की दो प्लेटें अगर चिपक जाएं आपस में, ठीक है ना, तो उनको छुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि कांच तो बिल्कुल चिकना होता है। तो ये ऐसी चीज जो होती है वो भी आपका पुराने कंसेप्ट से नहीं समझ आ पाए, इसलिए हमें नया कंसेप्ट लाना पड़ा। और वो नया कंसेप्ट क्या है, वो है हमारा मॉडर्न कंसेप्ट, वो हमारे सिलेबस में भी है। तो अब हम नई हेडिंग डालेंगे, मॉडर्न कंसेप्ट, और उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे। चलिए, तो आज आपने जान लिया, ठीक है। अब हम मॉडर्न कंसेप्ट पढ़ेंगे, और मॉडर्न कंसेप्ट के बेस पे फिर हम उसका एक्सप्लेनेशन देंगे कि एरिया और वगैरह वो सब क्यों उस पर फर्क नहीं पड़ता है। तो मॉडर्न कंसेप्ट ध्यान दीजिए। मॉडर्न कंसेप्ट ये कहता है कि जब हमारे पास दो सरफेसेस कांटेक्ट में आती हैं, जैसे मान लीजिए ये रफ है, ये रफ है, तो ये प्रोजेक्शन डिप्रेशन के फंसने वाले कंसेप्ट को नहीं मानते। ये कहते हैं कि जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आती हैं, तो देखिए कहीं कहीं पर तो उनके बीच में दूरी बढ़ जाती है और कहीं कहीं पर उनके बीच में दूरी बहुत कम हो जाती है, ठीक है ना। तो जहां जहां पे पॉइंट्स, दो ऊपर वाली सरफेस के मॉलिक्यूल और नीचे वाले सरफेस के मॉलिक्यूल, मान लिया मैं एक एग्जांपल ऐसा लेता हूं जहां पे ऊपरी सरफेस का मॉलिक्यूल ये है और नीचली सरफेस का मॉलिक्यूल ये है, यानी इनके बीच में दूरी जो है वो ज्यादा है। और एक बार मैं लेता हूं कि जब उनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी जो है वो बहुत कम है, कम दूरी है। आप अभी शायद ना जानते हो, या 12th पास करके जो बच्चे जानते हैं, कि अगर मान लिया सपोज करिए दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस 10⁻⁹ मीटर से कम हो जाए, तो उस केस में उनमें अट्रैक्शन एग्जिस्ट करने लगता है। ये वॉन्डरवॉल फोर्सेस होते हैं, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, अंतराण्विक बल जिसे कहते हैं। ये 10⁻⁹ मीटर से कम अगर डिस्टेंस हो जाए, तो वो उनके बीच में अट्रैक्शन अपने आप एग्जिस्ट करने लगेगा, लेकिन अगर दूरी ज्यादा है तो इस केस में नो अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जैसे पानी है, पानी थोड़ा सा निकालिए ग्लास से और फिर उस पानी को वापस डाल दीजिए, तो क्या पानी वो अलग रहेगा ग्लास में, वो उसी पानी के साथ मिल जाता है, पुराने पानी के साथ। लेकिन अगर आप एक चौक को तोड़ें और फिर वापस जोड़ें, तो वो जुड़ती नहीं है, वो हमेशा के लिए अलग हो जाती है। तो वजह क्या है,
पानी को निकाल के जब पानी में दोबारा से डाला तो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है, 10⁻⁹ से मीटर से कम। इसलिए पुराना वाला पानी नए वाले जो उससे अलग हुआ था पानी, उसको अपने अंदर मिला लेता है, क्योंकि उसके अंदर फ्लोइंग टेंडेंसी होती, बह बह करके मॉलिक्यूल्स पास में चले जाते हैं। तो इसलिए पानी को अलग करके वापस मिला दो तो पता नहीं लगता। लेकिन चौक में क्या है, एक बार अगर आपने तोड़ दिया तो उसके बाद आप जब जोड़ोगे अपने हाथ से तो आप इस 10⁻⁹ से मीटर से कम दूरी नहीं ला पाओगे दोबारा से, ठीक है ना। तो इसलिए आपका जो है वो अट्रैक्शन वापस डेवलप नहीं हो पाएगा उनकी, जहां से वो टूटी थी चौक, और इस वजह से वो चौक फिर दोबारा कभी नहीं जुड़ेगी। अब देखिए मैं इसके आगे बढ़ता हूं। यहां पर देखिए, जब हमारे पास ये रफ दो सरफेसेस कांटेक्ट में आई तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पे हमारे पास ऐसी कंडीशन बन जाती है, इतना पास पास आ जाते हैं जो कि उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग लगने लगता है, स्ट्रांग अट्रैक्शन। और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पे दूरी ज्यादा होती है तो कोई खास अट्रैक्शन नहीं एग्जिस्ट करता है। जैसे ये पॉइंट हो गया, इसमें दूरी दूर दूर है तो यहाँ पे नो अट्रैक्शन। अब देखिए, जो जो पॉइंट्स जहां जहां पे बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन हुआ है, इनको हम कहेंगे पॉइंट्स ऑफ रियल कांटेक्ट, पॉइंट्स ऑफ रियल कांटेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो जहां जहां पे हमारे पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, ताकि वो अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर लगे, उन्हें हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ रियल कांटेक्ट, मतलब वास्तविक संपर्क बिंदु। हिंदी में अगर बोलेंगे तो वास्तविक संपर्क बिंदु। तो जो अब जब मान लिया, सपोज करिए हमने इसको चलाना स्टार्ट किया, तो जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स जो होगा वो लगाने से बॉडी चलेगी नहीं तुरंत। ये जो पॉइंट्स ऑफ रियल कांटेक्ट हैं, इनके बीच में जो अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, मैं अब इसकी रीजनिंग लिख देता हूं यहाँ पे फ्लो चार्ट में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर जो है वो पॉइंट्स ऑफ रियल कांटेक्ट बन जाते हैं। और पॉइंट्स ऑफ रियल कांटेक्ट बनने में उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लगने लगता है। और जब हम उसको मोशन देते हैं तो मोशन देने में होता क्या है कि वो जो अट्रैक्शन है उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है आपको, ठीक है ना। ऑब्स्ट्रक्शन अप्लाई करता है, ऑब्स्ट्रक्शन लगता है, अवरोध कौन लगा रहा है, यही जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन उनके बीच में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो अट्रैक्शन, इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, और यही जो ऑब्स्ट्रक्शन है, यही आपका जो है वो फ्रिक्शन को जनरेट करता है। तो फ्रिक्शन का जो जनरेशन है वो पॉइंट्स ऑफ रियल कांटेक्ट पे जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से जनरेट हो रहा है। ये आपका मॉडर्न कंसेप्ट है। थोड़ा सा ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन वास्तव में यही चीज होती है। और ये चीज आपकी जो है वो पुराने कंसेप्ट्स को तो क्लियर करती ही करती है, साथ ही साथ जो दो पॉइंट मैंने बताए थे आपको कि बहुत ज्यादा चिकना कर दें, और मान लिया सपोज करिए, और दूसरा था एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, वो दोनों पॉइंट्स भी ये कंसेप्ट क्लियर कर देता है। तो पहले आप जरा ये फ्लो चार्ट नोट कर लीजिए, डायग्राम थोड़ा सा बनाना चाहे बना ले, और उसके बाद बुक से तो आप लिख ही लेंगे क्या एक्चुअल है। और मैं उसके बाद वो आपको दो पॉइंट जो बताए थे मैंने वो क्लियर कर देता हूं कि एरिया पे कैसे डिपेंड नहीं कर रहा है, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा चिकना करने पर फ्रिक्शन क्यों फिर से बढ़ जाता है। चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि फ्रिक्शन एरिया पे कैसे डिपेंड नहीं करता है। फ्रिक्शन इज फ्री फ्रॉम एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। कैसे होता है ये देखिए, अगर मान लिया सपोज करिए हमने एरिया बढ़ा दिया, मान लिया सपोज एरिया बढ़ा दिया, ठीक है। तो एरिया, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं, इसका एक्सप्लेनेशन ये है। अगर मैं मान लिया सपोज एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ाता हूं, जैसे मान लिया चौक को हम इस तरह से लिख रहे थे, ठीक है, फिर इस तरह से ना लिख के हम इस तरह लिखने लगे, तो देखिए एरिया बढ़ने से क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। और प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे तो प्रेशर जो है वो सॉरी एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, दाब आपका कम हो जाएगा। आप सोचिए, जितनी ताकत आपसे आप चौक से ऐसे लिख रहे हो, अगर आप उतनी ही ताकत से ऐसे करोगे तो बहुत हल्की लाइन खींचेगी। चौड़ी लाइन तो खिंच जाएगी लेकिन लाइन वो हल्की रहेगी। तो अब इससे क्या होता है, प्रेशर कम होने से क्या होता है कि आपका जो यहाँ पे जो पॉइंट्स ऑफ रियल कांटेक्ट थे, एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम हो गया, तो पॉइंट्स ऑफ रियल कांटेक्ट तो बढ़ते हैं, पॉइंट्स ऑफ रियल कांटेक्ट तो आपके बढ़ेंगे।
लेकिन उनके बीच की जो दूरी है, चूंकि प्रेशर कम हो गया तो उनके बीच की दूरी उतना ज्यादा कम नहीं हो पाएगी जितना कि वो पहले कम हो रही थी जब आप कम एरिया का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन उनके बीच की जो डिस्टेंस है, बट डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा इनके बीच में बढ़ जाती है, और इस वजह से हर एक का अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है, अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है। लेकिन चूंकि पॉइंट एरिया ज्यादा ज्यादा जगह अट्रैक्शन लगने लगा, आप बात को समझिए, ज्यादा जगह अट्रैक्शन लग रहा है लेकिन थोड़ा लग रहा है, तो इसलिए ओवरऑल जो है वो बात आपकी वहीं पे ठहर जाती है, ओवरऑल रिमेन्स सेम। जैसे मान लिया पहले ये हो रहा था कि 10 जगह पे 20 का अट्रैक्शन लग रहा था, 20 न्यूटन का 10 जगह पे लग रहा था, तो मिला के 200 न्यूटन बनने थे। अब क्या हुआ है, जब आपने एरिया बढ़ा दिया तो पॉइंट्स ऑफ रियल कांटेक्ट तो बढ़ गए, मान लिया ये तो जो है 20 हो गए, लेकिन हर जगह पे प्रेशर कम पड़ा तो डिस्टेंस उतनी नहीं बन पाई, अब उतना क्लोज नहीं आ पाए, तो हर जगह पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, और फिर से ये मिला के आपके 200 न्यूटन आ जाएंगे। तो फ्रिक्शन तो उतना ही रहेगा, पॉइंट्स ऑफ रियल कांटेक्ट बढ़े लेकिन हर रियल कांटेक्ट पे जो फोर्स लगना है वो कम हो गया, क्योंकि अब उतना ज्यादा नहीं पास आ पा रहे हैं, और इस वजह से ओवरऑल हमारा फ्रिक्शन जो है वो रिमेन्स फ्रिक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब हमारा जो घर्षण बल है वो उतना का ही उतना रह जाता है। नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, मुझे बताइए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। जैसे जैसे मार्केट में ऐसा है, दो दो तरह के दुकानदार हैं, ठीक है ना। एक दुकानदार क्या है, दिन भर में दो ही चीज बेचता है, दो ही चीजें बेचता है, लेकिन हर चीज पे 100 रुपए का मार्जिन ले लेता है, वो इतना प्रॉफिट ले लेता है, दिन भर में उसकी दो ही चीजें बिकी लेकिन 200 रुपए उसने कमा लिए। एक क्या होता है, वो केवल 10 ही रुपए का प्रॉफिट लेता है, उसकी चीजें सस्ती रहती हैं, लेकिन वो क्या करता है, वो दिन भर में जो है वो 10 रुपए का प्रॉफिट लेता है, लेकिन दिन भर में जो है वो 20 चीजें बेच लेता है, क्योंकि उसका दुकान पे सामान सस्ता है, तो तब भी उसने क्या किया, 200 रुपए कमा लिए। समझ रहे बात को आप। इसकी दुकान पे महंगा है, दो ही ग्राहक फंसे जा करके, लेकिन 100 रुपए कमा लिए इसने, 200 रुपए काम चल गया। इसकी दुकान पे 20 लोग कमाए, 20 लोग जा रहे हैं, तो 10 रुपए प्रॉफिट कम ले रहा है, 10 ही रुपए का ले रहा है, 20 चीजें बेची, 200 रुपए इसको भी प्रॉफिट हुआ, इसको भी प्रॉफिट हुआ, बात बराबर है। लेकिन इसके कांटेक्ट में 20 लोग आए हैं, इसके कांटेक्ट में केवल 2 ही लोग आए हैं। इन दो को भी जब पता लगेगा उस दुकान पे तो इतने का मिल रहा था, तो अगले बार से ये भी उसी दुकान पे जाएंगे, ओवरऑल मिला के ये ज्यादा ग्रो करेगा, ये कम ग्रो करेगा। तो सेम वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अब मैं दूसरा कंसेप्ट आपको समझा देता हूं। दूसरा मैंने बताया था कि ज्यादा पॉलिश कर दें तो फ्रिक्शन फिर से बढ़ जाता है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, एक्सेसिव पॉलिशिंग, एक्सेसिव पॉलिशिंग इंक्रीजेस फ्रिक्शन, इंक्रीजेस फ्रिक्शन। बहुत ज्यादा पॉलिश करने पे फिर से फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो देखिए इसमें होता क्या है, अगर मैंने पॉलिश करी, एक्सेसिव पॉलिशिंग कर दी, तो फिर क्या होता है, जब मैं पॉलिशिंग कर दूंगा और बिल्कुल स्मूथ बना दूंगा, यानी कि समझ लीजिए आप क्या हुआ कि ऊपर वाली सतह भी जो है बिल्कुल एकदम जो है वो चिकनी, और नीचे वाली भी सतह एकदम चिकनी, तो हमारे बहुत सारे पॉइंट जो है वो पास पास आ जाएंगे, मतलब पॉइंट्स ऑफ रियल कांटेक्ट जो होंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन का अमाउंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उतना ही अट्रैक्शन हर एक पे लग रहा था। पहले जो है वो 20-20 न्यूटन का अट्रैक्शन लग रहा था, ठीक है ना, और 10 रियल कांटेक्ट पॉइंट है, लेकिन अब क्या है, 20 ही न्यूटन का अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन क्या बोलते हैं, रियल कांटेक्ट पॉइंट्स बढ़ गए, 10 के पता लगा 100 हो गए, तो आपका जो ये है 2000 न्यूटन का ऑब्स्ट्रक्शन लगने लगेगा, तो अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाता है, इसलिए अवरोध यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन वो भी बढ़ जाता है, और इस वजह से जो फ्रिक्शन है वो आपका वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए ज्यादा पॉलिश करने से जो है वो आपका बिल्कुल आसानी से कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। जो चीज आप पुराने कंसेप्ट में देख भी नहीं सकते थे, बिल्कुल दिमाग में नहीं घुसती कि ऐसा कैसे हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो यही कहा जाता था बस खुरदुरापन गायब हो गया, तो आप दिमाग यही कहेगा खुरदुरापन गायब हो गया तो इसका मतलब फ्रिक्शन कम हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, बिल्कुल खुरदुरापन अगर गायब कर देंगे तो पॉइंट्स ऑफ रियल कांटेक्ट बढ़ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, और अब टोटल ओवरऑल मिलाकर के फ्रिक्शन जो है वो आपका काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसको समझें, नोट करें। देखिए फिजिक्स अगर समझी जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आसानी से समझ में आ जाती है,
लेकिन बस वही है कि आप इसमें अपना दिमाग लगाएं थोड़ा सा, और ये फ्रिक्शन वाले पार्ट अगर ढंग से समझे जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक जो था घर्षण, इसका जो इंट्रोडक्शन था, इसकी डेफिनेशन थी और इसके कारण क्या है। ये कारण में हमने जो है ओल्ड कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट दोनों देखे, क्या कंसेप्ट्स थे, और दो एग्जांपल्स जो थे वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, उसको मॉडर्न कंसेप्ट ने किस तरह से एक्सप्लेन किया, ये सारी चीजें हमने इसमें देखी। ठीक है ना, इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।